अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम लाइफस्टाइल के साथ मैं हूं सिद्रा बुखारी और मैं हूं शहजाद अली अकबर। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात शोबिस की ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो कि गुज़िश्ता 3 दहाइयों से ना सिर्फ अपनी अदाकारी बल्कि अपनी खूबसूरती की वजह से भी आपकी और हमारी हम सबकी पसंदीदा हैं। जी व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान की नामवर अदाकारा लैला ज़ुबैरी के घर। आइए आज हम उनसे मिलते हैं और उनके लाइफस्टाइल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। व्यूअर्स, हमारे साथ बहुत प्यारी और सॉफ्ट स्पोकन एक्ट्रेस लैला ज़ुबैरी मौजूद हैं। लैला, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने घर पे इनवाइट किया इस प्रोग्राम के लिए। तो लैला, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, पढ़ा है, कुछ यूट्यूब पर भी है आपकी लाइफ के बारे में, लेकिन आप हमें ख़ुद बताएं, आप ड्रामा एक्टिंग की तरफ कैसे आईं, कब आईं और कैसे स्टार्ट लिया आपने? अच्छा, ये तो बड़ी लंबी कहानी है। मेरे वालिद साहब का ताल्लुक़ रेडियो से था। अच्छा। और जब हम लोग, मैं और मेरी बहन बेला, हम छोटे छोटे से थे तो पापा के साथ अक्सर रेडियो जाने का इत्तेफाक हुआ। अच्छा। तो वहाँ पर देख के शौक़ पैदा हुआ कि हम लोग भी काम करें, और हमने अपने वालिद साहब से दरख्वास्त की कि हम भी इसमें काम करना चाहते हैं रेडियो पे। तो पापा को लगा कि हम ऐसी मतलब बच्चे हैं तो इस तरह की बात कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ ऑडिशन दे दो, मेरा नाम ना लेना, अगर अप्रूव हो जाते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं अगर करना चाहो। हम दोनों गए, हमने जाके ऑडिशन दिया। SM सलीम साहब मरहूम हुआ करते थे, उन्होंने हमारा ऑडिशन लिया और हम दोनों अप्रूव हो गई। और उन्होंने फिर हमसे वालिद साहब का नाम जब पूछा तो हमने बताया जमील ज़ुबैरी। तो वो बड़े हैरान हुए, कहने लगे कि अच्छा, अरे आपने पहले क्यों नहीं बताया आप ज़ुबैरी साहब की बेटी हैं? तो हम लोगों ने कहा, मना किया था उन्होंने। मतलब उस वक्त ऐसा रिवाज था कि पर्ची वर्ची का ट्रेंड नहीं था। तो उन्होंने कहा था कि अगर अपने ओन पे मेरिट पे तुम लोग हो सकते हो तो ठीक है। तो लिहाजा बस फिर हम लोगों ने रेडियो से काम शुरू कर दिया। मैंने रेडियो पे बहुत से ड्रामों में काम किया, बच्चों के प्रोग्राम्स, स्कूल पॉडकास्ट, स्टूडियो नंबर 9, कहकशां, खाके, ड्रामे मुख्तलिफ, उसमें एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। थी आपकी उस टाइम पर? 9 साल थी। 9 साल की चाइल्ड स्टार आप। हाँ, बिल्कुल। तो वो मैंने वो किया, और उसके अलावा फिर ज़ाहिर है फिर उसी में चलते रहे, काम करते रहे। फिर उसमें जश्न तलबा हुआ करता था, स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम। उस ज़माने में बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हुआ करते थे, जो कि अब मैं समझती हूँ कि उनकी बहुत कमी है। तो वो स्टूडेंट्स का प्रोग्राम होता था, जश्न तलबा और बज़्म तलबा होता था। तो उसमें ये होता था कि जो स्टूडेंट्स थे वही ड्रामे लिखते थे, वही डायरेक्ट करते थे और वही एक्ट करते थे उसमें। तो उसमें मैंने हिस्सा लिया और उसमें फॉर्चुनेटली मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ मिला। अच्छा, फीमेल आर्टिस्टों में। उस वक्त मैं फ़र्स्ट ईयर में पढ़ती थी। अच्छा, माशाल्लाह। फिर साथ साथ टेलीविज़न आ गया। टेलीविज़न जब आया तो बहुत से रेडियो के लोग टेलीविज़न पे चले गए, तो इस वजह से मैंने भी वहाँ से शुरू किया। मेरे वालिद साहब का ही लिखा हुआ ड्रामा था, माशाल्लाह वो राइटर भी थे, तो उनका लिखा हुआ ये एक बच्चों का ड्रामा था, उसमें मैंने काम किया। उसमें मैंने परी का कैरेक्टर किया था। अच्छा। तो वो ड्रामा हुआ। बस उसके बाद फिर ऐसी बच्चों के ड्रामों में हिस्सा लिया, छोटे मोटे कैरेक्टर्स करती रही। फिर एक ड्रामा था उमर मारवी, उसमें मारवी के बचपन का कैरेक्टर किया। तो बस फिर उसके बाद ये हुआ कि ये सिलसिला ज़ाहिर है फिर ख़त्म हो गया, पढ़ाइयाँ शुरू हो गई। फिर मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई, मैं सेकेंड ईयर में पढ़ती थी तो मेरी शादी हो गई सेकेंड ईयर के फ़ौरन बाद। तो उसके बाद फिर शुरू में ख़्याल ही नहीं आया, क्योंकि मेरे हस्बैंड आर्मी में थे और हमारी पोस्टिंग्स ऐसी जगहों पे होती रहीं कि जहाँ पे ना टीवी था ना रेडियो था, तो इस वजह से हमारा उससे सिलसिला मुनक़ता हो गया। फिर काफ़ी अरसे के बाद हम लोग की पोस्टिंग कोयटा में थी, हम लोग कोयटा रह रहे थे। तो ये बात है 1985 की। तो मेरी दोनों बेटियां पैदा हो चुकी थी और जी, तो काजिम पाशा साहब से मुलाकात हुई कोयटा में, और उन्होंने एज एन एक्टर मेरे साथ काम किया था जब मैंने एज चाइल्ड स्टार काम किया था। उस टाइम से जानते थे, और वालिद साहब को भी वो रेडियो की वजह से जानते थे। तो उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि कोयटा में हमें फ़ीमेल आर्टिस्टों की बहुत प्रॉब्लम है, और मैं यहाँ पे क्योंकि मुझे सज़ा के तौर पे यहाँ पोस्टिंग मेरी कर दी गई है, तो मैं यहाँ से कुछ करके दिखाना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मेरा एक ड्रामा तुम कर लो।
सीरीज़ है किरदार, उसमें एक सिंगल प्ले है, आबरू उसका नाम है, और उसमें मेरी बेटी जो है तानिया, छोटी 5 साल की, 4 साल की थी अब, कि इसको भी उसमें मैं चाहता हूँ कि ये उसमें ये भी हो। अच्छा। तो लिहाजा बहरहाल हमने कहा कि अच्छा चलें। उन्होंने पहले तो मैं ज़रा सी रिलक्टेंट थी क्योंकि मैं टीचिंग भी कर रही थी उन दिनों और बच्चे भी छोटे थे, घर भी था, तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगा, मगर मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, एक ही तो ड्रामा है, कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। लिहाजा मैंने उनसे वादा कर लिया कि चलें एक ड्रामा मैं कर लेती हूँ। वो एक ड्रामा मैंने कर लिया। और उस ज़माने में क्योंकि एक ही चैनल था, सिर्फ पीटीवी था, लोग वही देखा करते थे, लिहाजा उसको हर किसी ने देखा। और मैं जब सुबह स्कूल गई, जहाँ मैं पढ़ाती थी कॉन्वेंट में, नेक्स्ट डे में जब गई तो वहाँ पे एक हंगामा मचा हुआ था। सारे लोग, मतलब यकीन करें कि मैं एक रात में पॉपुलर हो गई। जब नेक्स्ट डे मैं निकली हूँ तो सब मुझे पहचानते थे। मैं बाज़ार गई तो वहाँ पे लोगों ने पहचान लिया। स्कूल में सब बच्चे, टीचर सब इतने एक्साइटेड थे कि हमारी टीचर आई हैं उस पर, हमारी कलीग आई हैं। तो बड़ा मुझे अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। मैंने कहा अच्छा, ये चीज़ तो मेरे जहन में नहीं थी कि इतना एकदम से वो होगा, पॉपुलैरिटी होगी माशाल्लाह से। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी। उसके बाद ये हुआ कि मुझे फिर वहाँ के जो जनरल मैनेजर थे उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि एक मेरा ड्रामा है वो कर लो। मैंने कहा नहीं, मैंने तो एक ड्रामे का वादा किया था, वो मैंने कर लिया। वो कहने लगे वो तो तुमने एक ड्रामा काजिम से वादा किया था ना, ये मेरा ड्रामा है। ग़ुफ़रान इम्तियाज़ी साहब थे। कहने लगे ये कैरेक्टर कोई और नहीं कर सकता, ये तुम ही कर सकते हो, तो प्लीज़ कर लो। इस तरीके से आपको एक के बाद एक ड्रामा में काम बस फिर वो, हाँ, वो ड्रामा मिला। बस फिर तो ज़ाहिर कसम टूट गई ना जब दूसरा कर लिया। दूसरा कर लिया था। तो आपका जो पहला हिट सीरियल था वो छाँव था। जी, वो छाँव था। वहाँ से आपको, तो वो छाँव में आप कैसे? तो वो उसी कड़ी का एक हिस्सा था कि जब मैंने वहाँ पे कोयटा में शुरू किया तो वो भी कासिम पाशा साहब का ही डायरेक्ट करता था। तो वो उन्होंने मुझसे कहा देखो सिंगल प्ले से तो कुछ नहीं होता, असल चीज़ तो सीरियल होती है, तो तुम एक सीरियल तो करके देखो, तुम्हें इतना मज़ा आएगा। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। तो उसमें माशाल्लाह टीम भी बहुत अच्छी थी, कास्ट बहुत अच्छी थी, डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, स्क्रिप्ट भी अच्छा था और कैरेक्टर मेरा उसमें बड़ा अच्छा था, ज़ाहिर है सेंट्रल कैरेक्टर था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने खैर वो कर लिया। तो उसमें ये था कि बिल्कुल एक वो फैमिली का सा माहौल बन गया था वहाँ पे। मेरे हस्बैंड, बच्चे भी आ जाते थे स्टूडियो में, सब वहाँ पे मौजूद हैं, हल्ला गुल्ला, सबसे दोस्तियाँ, बहुत मज़ा आया था वो करने में। और माशाल्लाह से वो बहुत हिट सीरियल हुआ उस ज़माने का, उस वक्त का, लोगों ने बहुत पसंद। इसमें एक हम बात आगे लेके जाते हैं इसको कि ये जो पीटीवी का छाँव ड्रामा है, 80s का ड्रामा है, तो वो अभी तक हमें याद है। लेकिन अब रोज़ाना ड्रामे बन रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि कौन सा ड्रामा चल रहा है। वो लगाते हैं, हम पे भी उस तरह, दूसरे चैनल पे भी यही चल रहा है, वो इस तरह चल रहा है। तो क्या आप क्या समझती हैं कि इसकी क्या वजह है कि उस वक्त अच्छा ड्रामा के कैसे बन रहा था और अब क्यों नहीं बन रहा? अब तो जदीद असल में देखिए, मैं इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है। वो रीज़न ये है कि उस वक्त क्वालिटी आप मेंटेन कर सकते थे क्योंकि क्वांटिटी कम होती थी। एक वक्त में एक ड्रामा चल रहा होता था, एक दिन में एक ड्रामा चलता था। अब आप देखें कि कितने ड्रामे एक दिन में चल रहे होते हैं, तो इसलिए वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि आपको क्वांटिटी देनी है ना, आपको तो चैनल का पेट भरना है, तो जैसा भी स्क्रिप्ट मिले आपको करना पड़ता है। तो इस वजह से भी हमारे ड्रामे ने सफ़र किया है। जो हमारा कॉन्टेंट है, टेक्निकली हम बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए उस वक्त के मुकाबले में। जो अब हमारा जो ड्रामा है उसमें जो टेक्निकली हमारी जो वो है फैसिलिटीज़, वो बहुत ज़बरदस्त हैं और बहुत अच्छा, बहुत एडवांसमेंट है उसमें, मगर हमारा कंटेंट जो है वो सफ़र कर रहा है। मैं बड़ी ख़िलाफ़ हूँ जो आजकल चीज़ें दिखा रहे हैं उसके, मैं बिल्कुल उनसे मुतमईन नहीं हूँ जो चीज़ें ये लोग दिखा रहे हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मीडिया का काम है लोगों को एजुकेट करना, उनको पॉजिटिव चीज़ें सिखाना, ना कि उनको गलत चीज़ें दिखाना, नेगेटिविटी की तरफ लाए जा रहे हैं। नेगेटिविटी की तरफ जैसे दिखा रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दिखा रहे हैं, साली से बहनोई, ससुर हैं, बहू, मतलब ये चीज़ें मैं समझती हूँ कि हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। जब आप ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखाते हैं तो वो सोसाइटी में उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है, ऑप्शन हो जाता है। बिल्कुल, तो लोगों को फिर वो ठीक लगने लगता है जब आप देखते रहते हैं। इसकी क्या वजह है कि ये जो इस तरफ हम आ रहे हैं जी, हमारे ये जो ड्रामा बनाने वाले ये इस तरफ ज़्यादातर स्टोरीज बना रहे हैं, वो लोग कहते हैं कि लोग ऐसा पसंद करते हैं, जो देखते हैं हम वही बना वो रहे हैं। उनका यही कहना है, मेरी उनसे बहस होती है और मेरी तो वो लोग यही कहते हैं कि देखें आजकल असल में रेटिंग सबसे ज़्यादा मैटर करती है। वो कहते हैं रेटिंग ही ऐसे ड्रामों पे आती है, हम क्या करें, हम अच्छा दिखाएं तो उस पर रेटिंग नहीं आती।
तो अगर हम औरत को मजबूत दिखाएं तो रेटिंग नहीं आती। मैं कहती हूँ क्यों आप औरत को इतना मजलूम दिखाते हैं, हमारे माशरे की औरत इतनी मजलूम नहीं है। तो वो कहते हैं कि नहीं हम क्या करें, अगर हम ऐसा दिखाते हैं तो रेटिंग नहीं आती। तो सारा मसला जो है ये चीज़ों ने बहुत ख़राब किया है। तो एक वो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने से ड्रामा कमर्शलिज्म की वजह से बहुत तबाही हुई है। पहले प्रोफेशनलिज्म था, अब मैं कहती हूँ कमर्शलिज्म है। अच्छा लैला, आपने ऐसे दौर में भी काम किया जहाँ पर सर पर दुपट्टा रखकर भी हीरोइन बड़े अच्छे तरीके से काम करती थी, लेकिन अब क्या वजह है कि हम सिर्फ ग्लैमर को दिखाना चाहते हैं और औरों के कल्चर को अडॉप्ट करना चाहते हैं? हमें लगता है कि अपने कल्चर की अक्कासी करेंगे तो हम वैसे हिट नहीं जा सकेंगे, इसकी क्या वजह है? अब बस हम लोग कॉम्प्लेक्स लोग हैं बेसिकली, और हम हमेशा से जो है दूसरों की तकलीद करना पसंद करते हैं, ये हमारी नेचर में शामिल है चीज़। हालांकि मैं समझती हूँ कि हमारा कल्चर बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, और मैं समझती हूँ कि हमें इसको ज़रूर पोर्ट्रे करना चाहिए ताकि हम अपनी नई जनरेशन को बता सकें कि हमारा कल्चर क्या है। वरना वो तो अपने कल्चर से दूर होते चले जाएंगे। अगर हम ये चीज़ें दिखाएंगे तो उनको यही ठीक लगेगा, उनको लगेगा कि यही हमारा कल्चर है। तो मैं समझती हूँ कि हमारी ज़िम्मेदारी है हमारी जनरेशन की कि हम अपनी नई जनरेशन को जो है अपने कल्चर के बारे में बताएं, उनको सही चीज़ सही राह की तरफ ले जाएं। मगर अफसोस कि ऐसा नहीं हो रहा, और इसकी सारी वजह यही है कि जो ये जो है कमर्शलिज्म की वजह से ये सब कुछ हो रहा है और रेटिंग्स की वजह से सब हो रहा है। इसमें एक चीज़ ये है ना कि जो ड्रामा है, ड्रामा में को हिट करने में प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, ये सारे लोग शामिल होते हैं। तो इनमें आप क्या समझती हैं कि किसका मेन रोल है, कि किसकी वजह से, जो मुसन्नफ भी होता है, राइटर जो होता है वो भी है, तो आप ये बताएं कि इसमें जो मेन इसको कोई भी ड्रामा पॉपुलर होता है वो किस वजह से होता है? ये टीम वर्क है। जब तक पूरा टीम वर्क सही नहीं होगा, अगर स्क्रिप्ट सपोज बहुत अच्छा है, ठीक है, मगर डायरेक्टर अच्छा नहीं है, डायरेक्टर वीक है, वो स्क्रिप्ट को तबाह भी कर सकता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि स्क्रिप्ट इतना अच्छा नहीं होता, मगर उसको डायरेक्टर अच्छा सा हैंडल करता है तो वो ड्रामा बहुत अच्छा नज़र आने लगता है। फिर अगर सपोज़ के स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छा है, डायरेक्टर भी बहुत अच्छा है, मगर एक्टर्स बहुत वीक हैं, तो वो आपको बिल्कुल अच्छा नज़र नहीं आएगा। और ये तीनों भी अच्छे हैं मगर टेक्निकली सही नहीं है, लाइटिंग अच्छी नहीं है, साउंड अच्छी नहीं है, आपके शॉट्स अच्छे नहीं हैं, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो बेसिकली इट्स अ टीम वर्क। जब तक पूरी टीम मिलके अच्छा काम नहीं करेगी, आपको चीज़ अच्छी नज़र नहीं आएगी। अच्छा लैला, जो आजकल ड्रामे बन रहे हैं उसमें किस चीज़ की कमी है और किस चीज़ की बहुत ज़्यादा है? उसमें कैसे बैलेंस? उसमें ग्लैमर बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है, और उसमें जो है बजाय इसके कि जो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं उनको ज़्यादा एनहांस किया जाए, घरेलू इश्यूज़ की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। और इस तरह के जो, जैसे कि मैंने पहले कहा कि जिस तरह के दिखा रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, उनको दिखाने की बजाय अगर आप सोशल इश्यूज़ पे काम करें। देखिए पहले भी तो ड्रामे बना करते थे। पहले मैं किस किस के नाम लूँ, अनकही था, तन्हाइयाँ था, छाँव था, वारिस था, वो ड्रामे आज भी पॉपुलर हैं। धूप किनारे था, वो ड्रामे आज भी पॉपुलर हैं। आहन था, तो ये सारे ड्रामे आज भी पॉपुलर हैं, आज भी शौक़ से लोग देख लेते हैं उन्हें और उनका जिक्र करते हैं, उन्हें याद हैं। तो उसमें तो ये चीज़ें नहीं दिखाई गई थी, तो वो कैसे पॉपुलर हो गए? तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप यही चीज़ें दिखाएंगे तो पॉपुलर होंगे ड्रामे। ये समझना ज़रूरी है हमारी प्रोडक्शन कंपनीज़ को। और मैं समझती हूँ कि हम खुद अपने देखने वालों का टेस्ट डेवलप करते हैं। अगर हम उन्हें अच्छी चीज़ दिखाना शुरू करेंगे तो उनका टेस्ट डेवलप हो जाएगा, वो अच्छी चीज़ देखने लगेंगे। मगर हम उन्हें यही दिखाएंगे तो वो यही देखते रहेंगे। उसमें ना हमारी एक प्रोड्यूसर से बात हुई, उन्होंने कहा कि समटाइम्स हमारे साथ ना जो ये यंग एक्टर जो हैं ये हमारे साथ ताउन भी नहीं करते, कि जब हम उनको अपनी स्टोरी के मुताबिक बात करते हैं, मसलन पुरानी बात करते हैं, तो कई एक्ट्रेसेस ऐसी हैं कि जो उनका फेयर कलर था, तो वो खुद अपने इंटरव्यूज में कहती थी कि हम तवे की स्याही लगा के तो काली होती थी, क्योंकि वो सुखा का रोल करना था, डेजर्ट की एक खातून का करना था। रावल जुगनी में आपने भी वो किया। तो वो अब जो लड़की है वो सोई होती है, अपने उस पे होती है, लेकिन वो जब उठती है तो लेशेस तक उसके ठीक होते हैं। तो ये चीज़ें जो है ये इसमें किसका रोल बनता है? उस एक्टर का रोल बनता है, प्रोड्यूसर का या डायरेक्टर का, कि उनको ये समझाया जाए कि ये इस थीम पे आए? डायरेक्टर का रोल इसमें है कि डायरेक्टर को चाहिए कि वो गाइड करे एक्टर्स को। अगर जो नए लोग हैं उनको नहीं अंदाज़ा, अगर नहीं है, वो बस खूबसूरत ही लगना चाहते हैं, चाहे वो नौकरानी का कैरेक्टर कर रहे हैं, मगर वो चाहते हैं कि मैं बहुत हसीन लगूं, तो उनको ये चीज़ समझानी चाहिए कि जो आप बने हैं वो लगना चाहिए स्क्रीन के ऊपर, तो वो आपकी कामयाबी है। अगर आप नेगेटिव कैरेक्टर कर रहे हैं तो ऐसा करें कि लोग आपसे नफ़रत करें, ये आपकी कामयाबी है। तो ना कि ये कि बस आप अच्छे अच्छे खूबसूरत लग जाएं, तो ये नहीं होना चाहिए।
और मैं समझती हूँ कि डायरेक्टर्स को चाहिए, हमारे असल में अब यंग डायरेक्टर्स भी आ गए हैं, उनकी कुछ लोगों की मतलब कुछ बहुत अच्छे भी हैं, बहुत टैलेंटेड भी हैं, मगर कुछ ऐसे हैं जो कि इतनी उनकी अभी वो नहीं है वसी सोच जिसे कहना चाहिए, तो वो सही तौर पे गाइड नहीं कर पाते और वो एक्टर्स के हाथों जो है वो मजबूर हो जाते हैं कि वो उनको ज़्यादा, क्योंकि वो खुद उनको इतनी कमांड नहीं होती। डायरेक्टर को ऐसा देखिए, जो वो कैप्टन होता है, डायरेक्टर जो होता है ना, कैप्टन ऑफ द शिप जैसे होता है, उस तरह होता है, जिस तरह वो डायरेक्ट करता है उसी तरफ सबको चलना पड़ता है। तो अगर वो स्ट्रॉन्ग हो डायरेक्टर, तो वो फिर ये बता सकता है, आपको कमांड कर सकता है कि आप ये नहीं करेंगे। मैंने देखा है कुछ ऐसे डायरेक्टर्स को कि वो कहते हैं कि नहीं, ये मैं करूँगा ही नहीं सीन जब तक ये आप मेकअप उतार के नहीं आएंगे। तो ऐसा होना चाहिए, डायरेक्टर्स को ऐसी कमांड होनी चाहिए, जो कि अब बहुत कम हो गया। बहुत कम डायरेक्टर्स ऐसे हैं जिनको इतनी कमांड हासिल है। अच्छा लैला, आपने आज तक जितने ड्रामे किए, आपका पसंदीदा ड्रामा उसमें से कौन सा है और क्या वजह है कि वो पसंदीदा है? एक मेरा ड्रामा था जो था कि खाकजा उसका नाम था। खाकजा में मेरा कैरेक्टर था एक ऐसी लड़की का कि जो कि कूड़े में से चीज़ें चुनती हैं लड़कियां, नोमैड गर्ल्स जो होती हैं, वो कैरेक्टर था। उसमें वही था, गंद मलावा मुंह पे, फटे हुए कपड़े और वो सारा कुछ। वो मुझे करने में जितना मज़ा है, सिंगल प्ले था वो भी कोयटा टेलीविज़न से, और उसमें बिल्कुल एक डिफरेंट मेरा कैरेक्टर था। उसमें परफॉर्मेंस का मार्जिन बहुत था और उसमें ऐसा कैरेक्टर था कि जो मेरी पर्सनालिटी से डिफरेंट था। मुझे हमेशा ऐसा कैरेक्टर करने में मज़ा आता है जो कि मेरी अपनी पर्सनालिटी से डिफरेंट हो, उसमें परफॉर्मेंस का मार्जिन ज़्यादा होता है। तो वो बहुत अच्छा, मतलब मैं समझती हूँ कि मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। व्यूअर्स, लैला ज़ुबैरी के साथ हमारी बहुत अच्छी सी गुफ्तगू चल रही है, लेकिन इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बैठे हुए हैं इस वक्त एक पाकिस्तान की नामवर अदाकारा लैला ज़ुबैरी के साथ। उनसे हम उनके लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी हमारी एक डिस्कशन चल रही है ड्रामा के, पाकिस्तानी ड्रामा से मुतालिक। तो हम बात करते हैं, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। मैम, आप हमें ये बताएं कि जो सीनियर अदाकार हैं पाकिस्तान में, उनमें बहुत ज़्यादा जो एज ए हमें जर्नलिस्ट भी पता चलता है, उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा एक किस्म के आप कह लें कि वो मायूसी नज़र आती है अक्सर अदाकारों में। और उनसे जब हमारी बात होती है, वो कहते हैं यार कि अब वो चीज़ नहीं है, वो स्क्रिप्ट नहीं है, वो ड्रामा नहीं है, वो कहानी नहीं है, उसके अंदर वो प्रोडक्शन का मेयार नहीं रहा, तो इज़्ज़त भी नहीं रही। तो वो इसलिए हम बड़े पीछे मतलब चुप करके चले गए हैं। तो आप क्या समझती हैं कि इसका कोई हल होना चाहिए और क्या हल हो सकता है इसका? जहाँ तक इज़्ज़त का सवाल है तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। इज़्ज़त तो बहुत मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर हाँ, जो मैंने जैसे पहले बताया कि जो कंटेंट वैसा नहीं रहा, तो वाकई में अब जब हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो वो मज़ा नहीं आता। मतलब बस अब कर रहे हैं, काम करके काम की खातिर कर रहे हैं कि करना है काम, मगर जो जिस तरह के पहले स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स होते थे, जैसे स्क्रिप्ट्स पहले होते थे, वैसे नहीं होते। दूसरी बात ये कि जो सीनियर लोगों की मायूसी का जहाँ तक सवाल है, उसकी एक वजह ये भी है कि कुछ ऐसा ट्रेंड हो गया है कि हमारे यहाँ हीरो हीरोइन जो है उन्हीं को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। बाज़ डायरेक्टर्स जो हैं, कुछ लोग तो हैं वो करते हैं कैरेक्टर एक्टर्स का भी, मगर ज़्यादातर जो डायरेक्टर्स हैं उनका ये होता है कि वो कोशिश उनकी ये होती है कि वो खूबसूरत और वो अच्छे लगें और उनके ऊपर ज़्यादा वो फोकस हो, उनके लिए लाइटिंग भी अच्छी हो, उनके जो शॉट्स हैं वो भी अच्छे हों। जो कैरेक्टर एक्टर्स हैं उनको वो तवज्जो नहीं दी जाती जो उनको मिलती है। और दूसरी बात ये कि उनकी शायद कुछ न्यूसेंस वैल्यू भी बन गई है। जो हमारे आजकल के नए लोग हैं, नए एक्टर्स हैं, उनकी न्यूसेंस वैल्यू भी काफ़ी है, तो लिहाजा उनके आगे पीछे भी सब लोग फिरते हैं, उनका ख्याल भी बहुत किया जाता है। तो इस वजह से थोड़ी सी मायूसी जो है वो सीनियर जो हमारे अदाकार हैं उनमें पाई जाती है। और थोड़ा सा ये भी है, कुछ लोग जो एक्सेप्ट भी नहीं करते अपनी एज को, तो इसलिए भी उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, जब उन्हें, जैसे जब मुझे पहली दफ़ा माँ का कैरेक्टर ऑफ़र हुआ तो मुझे थोड़ा सा शौक तो हुआ था। एग्जैक्टली हम यही क्वेश्चन आपसे करने लगे थे कि आप एक चाइल्ड स्टार से, आपने जैसा सिद्रा ने आपसे बात की कि आप चाइल्ड स्टार से आपने शुरू किया, फिर आप हीरोइन आई और अब आप भी माँ का रोल अदा कर रही हैं, तो आप कैसा फील कर रही हैं? वही मैं कहती हूँ, इसको एक्सेप्ट करना कितना इजी होता है। हाँ, नहीं उसको मतलब मतलब देखिए हर एक का पर्सन टू पर्सन एक्सपीरियंस होता है। मैं वही बता रही हूँ कि जब मुझे एक ड्रामा था दूसरी औरत, उसमें मुझे जब पहली दफ़ा
माँ का कैरेक्टर मिला। हालांकि वो कैरेक्टर बहुत अच्छा था, उसमें यही था कि वो फिल्म एक्ट्रेस थी और वो छोड़ गई थी इंडस्ट्री और उसके बाद फिर वो अपनी बेटी को लेके वापस आती है, तो वो ये उसका ये था कैरेक्टर। तो मगर मुझे पहला जब दफ़ा ऑफ़र हुआ तो मुझे थोड़ा सा धचका लगा था कि अब मैं माँ का कैरेक्टर करूँगी। मगर ये हुआ कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे इतना सेन रखा हुआ है कि मैंने उस पर थोड़ा सा गौर किया और मैंने सोचा कि मैं असल में भी तो माँ हूँ, असल में भी तो मेरी बेटियाँ बड़ी हैं, तो जब मैं रियल लाइफ में भी हूँ तो मुझे एक्सेप्ट करने में क्यों प्रॉब्लम हो रही है। और उसके बाद मैं बिल्कुल इस चीज़ से ठीक हो गई और फिर मुझे जब भी ऑफ़र हुआ मैंने कहा देखो हमें तो काम करना है ना अपना, तो आप उसमें भी ज़रूरी नहीं होता कि आपका ऐसा कैरेक्टर हो कि आप पूरे ड्रामे में आपका कैरेक्टर हो और लीड कैरेक्टर हो तभी आप पहचाने जाएं। आप बाज़ दफ़ा होता है कि आप एक सीन भी अगर ऐसा करें तो आप उसमें प्रोमिनेंट हो सकते हैं। ऐसे होता है। तो मैंने फिर अपने आप को यही समझाया और उसके बाद से अल्लाह का शुक्र है मैंने इसको बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया और मैं अब तक कर रही हूँ माँओं के कैरेक्टर। शुरू में मुझे लोग कहते थे कि तुमने क्यों इतनी जल्दी शुरू कर दिया, तुम्हें नहीं करना चाहिए था, अब तुमने एक दफ़ा कर लिया अब तुम्हें माँओं का ही कैरेक्टर मिलेगा। मैंने तो फिर मैं उनका यही कहती थी कि देखो असल में भी तो मैं माँ हूँ ना, क्या हो गया अगर मैंने कर लिया तो अल्लाह का शुक्र है मुझे तो प्रॉब्लम नहीं हुई, मगर कुछ लोग हैं उनको होती है प्रॉब्लम। अच्छा, एक क्वेश्चन जो आपका, क्योंकि आप एक रोल मॉडल भी हैं, आप इतना मतलब इस फील्ड की एक सीनियर तरीन और पॉपुलर तरीन एक्ट्रेस हैं, तो एक डिबेट चल रही है इस वक्त पाकिस्तान में कि क्या पाकिस्तान में जो है कि गैर मुल्की ड्रामे डब करके पेश किए जाने चाहिए या कि नहीं किए जाने चाहिए, तो इस हवाले से ड्रामा भी चल रहा है और तगरल चल रहा है, उस हवाले से बताइएगा। कुछ लोग कहते हैं होना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं होना चाहिए, इसके हवाले से भी बताएं। अच्छा सवाल है आपका, बिल्कुल इस पे ज़रूर मैं बात करना चाहूँगी। देखें हमने बहुत इसके लिए फ़ाइट किया। एक ज़माने में हर चैनल पे आप देख रहे होंगे कि कंटेंट, इंडियन कंटेंट दिखाया जा रहा था और टर्किश कंटेंट और डिफरेंट ड्रामे जो दिखाए जा रहे थे, फॉरेन कंटेंट जो दिखाया जा रहा था। तो हमने इसके लिए बहुत फ़ाइट किया। मैं तो इसके लिए हम लोग ने एक अपनी कमेटी बनाई हुई थी और हम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ गए और हमने मीटिंग्स की और हमने इसको बंद करवाने की कोशिश की और जब ये बंद हुआ तो हम लोग बहुत खुश हुए कि हमारी जो कोशिशें थी वो कामयाब हो गई। क्योंकि इंडियन कंटेंट के तो खैर मैं वैसे ही बहुत ख़िलाफ़ थी और हूँ कि वो बहुत हमारे कल्चर पे अफेक्ट कर रहा था वो तो बहुत अच्छा हुआ कि ख़त्म हो गया। और जहाँ तक और फॉरेन कंटेंट की बात है, मैं अभी भी उसके ख़िलाफ़ हूँ कि क्योंकि उससे हमारा ड्रामा सफ़र करता है। अगर आप फॉरेन कंटेंट चलाते हैं तो वो हमारे ड्रामे की जगह ले लेता है। उससे क्या होता है कि फिर हमारे लिए प्लेटफॉर्म नहीं बचता और फिर जब हमारे लिए प्लेटफॉर्म नहीं होता तो हमारे लोग अनएम्प्लॉयड होना शुरू हो जाते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा एक ज़माने में रश हो गया था कि फ़ॉरेन कंटेंट चल रहा था तो कितने प्रोडक्शन कंपनीज़ ने अपने कितने वर्कर्स को फायर कर दिया था, जिसकी वजह से कितने घर सफ़र कर रहे थे। तो इसलिए हमने इसके लिए बहुत फ़ाइट किया था। ये नहीं है कि वो कल्चरल इफेक्ट कर रहे हैं हमें, साथ साथ हमें माशी तौर पे भी हमें इफ़ेक्ट कर रहे थे। और एक और तरह से भी इफ़ेक्ट माशी तौर पे किया, वो ये कि ये इनको सस्ते मिल जाते थे चले हुए, तो ये वो ले लेते थे और चला देते थे और हमारे जो रेवेन्यू था ना उसका उस पर इफ़ेक्ट हो रहा था, क्योंकि हमारे ड्रामे पे तो टैक्स बहुत ज़्यादा होता है, उस पर कोई टैक्स नहीं दे रहे थे ये लोग, तो इसलिए वो ज़्यादा हमारे उस पर माशी उस पर अफेक्ट कर रहा था। मगर जहाँ तक अर्तुगरुल का सवाल है, मैं समझती हूँ कि ये एक इस्लामिक हिस्ट्री पे बनाया गया ड्रामा है और अच्छी बात है कि हमें इस्लामिक हिस्ट्री का पता चलना चाहिए। अगर इस तरह के ड्रामे दिखाए जाएं तो उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। इसमें ऐड करूँगा कि इस तरह के तो पाकिस्तान को भी बनाने चाहिए। मैं यही कह रही हूँ कि ये हमारे लिए एक तरह से एक लेसन है और हमारे लिए एक रोल मॉडल की तरह है कि हम भी इस तरह के ड्रामे बनाएं। गो कि हमारे इतने बड़े बजट्स नहीं होते, मगर कोशिश तो की जा सकती है, क्यों नहीं। अब देखें वो कितना पॉपुलर हो रहा है, इसका मतलब है कि अगर आप ऐसी चीज़ दिखाएं तो लोग देखेंगे, देखना चाहते हैं। तो हमें भी इस तरह की चीज़ें बनानी चाहिए बजाय इसके कि हम ये फजूल किस्म के अफेयर्स और फजूल किस्म की चीज़ें जो दिखा रहे हैं। उससे बेहतर है कि हम इस तरह की चीज़ें दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा है। मगर मैं फिर भी फ़ॉरेन कंटेंट के फेवर में नहीं बोलूँगी। हाँ, मगर अगर इस तरह का एक आध ड्रामा कोई चले तो दैट इज़ फाइन, जो हमारी रिलीजियस हिस्ट्री को भी लेकर बिल्कुल, जो हमारे लिए भी एक फ़ायदेमंद साबित हो। अच्छा लैला, आप एक मदर भी हैं, हाउस वाइफ हैं, तो थोड़ा सा बताइएगा कि आपने अपनी फैमिली लाइफ को कैसे मैनेज किया इस तरह की अपनी शोबिज़ की लाइफ के साथ। जब मैंने काम शुरू किया तो मैंने सबसे पहले अपना जहन ये रखा और सबको बताया भी कि माय होम एंड माय फैमिली कम्स फर्स्ट।
और मैंने इसी उसके ऊपर मैं चलती रही, आज तक चलती हूँ। टाइम मैनेजमेंट कैसे? टाइम मैनेजमेंट इसी तरह किया कि पहले जब शुरू में बच्चियाँ छोटी थी तो मैं काम बहुत कम करती थी, ट्रैवल भी नहीं करती थी ड्रामों के लिए। अपने यहीं पे जिस स्टेशन पे हूँ वहाँ पे जो ड्रामा है वही कर लिया, बच्चों को छोड़ के नहीं जाती थी। और जिन दिनों में उनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं या कोई ऐसी बात है कि ज़रूरत है उनको मेरी, उन दिनों में मैंने कोई ड्रामा एक्सेप्ट नहीं किया। और आज तक मैं उस पर कायम हूँ कि जब मेरी मदर जो दुबई में होती हैं वो जब विज़िट करती हैं, या मेरी बड़ी बेटी वो भी बाहर होती है, वो भी जब विज़िट करती है, तो वो लोग मुझे पहले से बता देते हैं कि उनका जो प्लान होता है, मैं उन दिनों में कोई काम नहीं लेती। चाहे मुझे कितना अच्छा ड्रामा मिले, चाहे मुझे कितना अच्छा कमर्शियल मिले, मैं उन दिनों में कोई काम नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी फैमिली, तो मुझे फिर मेरी फैमिली की सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है इसी वजह से कि मैंने अपनी फैमिली को टाइम दिया है। और दूसरी बात यह कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं और उन्होंने कभी इस बात की कंप्लेन नहीं की, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे कराची भी जाना पड़ता है, कभी ट्रैवल करना पड़ता है ड्रामों की रिकॉर्डिंग्स के लिए, कई कई दिन के लिए बाहर रहती हूँ मैं, मगर ये कि वो माशाल्लाह से बहुत सपोर्टिव है, इसलिए भी मुझे तो आपने शुरू में अभी कहा कि आपको पहले ड्रामे में ही उन्होंने भेजा था। जी बिल्कुल, उन्होंने सपोर्ट किया था। और अब तक यही है कि जब भी मुझे कोई ऑफ़र आती है ड्रामे की तो पहले मैं उनसे डिस्कस करती हूँ, अपने हस्बैंड से। मैं कहती हूँ कि ये ड्रामा है, इतने दिन का काम है, मुझे शायद इतने दिन कराची रहना पड़ेगा, तो अगर आपको ठीक लगे तो मैं करूँ, वरना नहीं। तो वो कहते हैं कर लो, क्यों नहीं कर सकती, करो, जाके करो, कोई मसला नहीं है। तो वो उनकी सपोर्ट जब तक है, जब तक तो मैं करूँगी, ज़ाहिर है, और जब तक उनको एतराज़ नहीं है। तो इस वजह से अल्लाह का शुक्र है कि टाइम मैनेज हो जाता है। बच्चों की, बेटियों की शादियां हो गई हैं, तो इसलिए अब उनका भी प्रॉब्लम नहीं रहा। एक्टिंग की तरह बचपन में किया था दोनों ने, बल्कि जो छोटी तानिया उसको पीटीवी अवार्ड भी मिला था बेस्ट चाइल्ड स्टार का। जी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने अच्छा काम किया। मगर उसके बाद ये हुआ कि कोशिश एक ड्रामा बच्चों का था, उसमें मेरी बड़ी बेटी किरण होती थी। किरण को तो खैर शुरू से शौक़ नहीं था, वो उसको मजबूरन कर लिया था, उसको लोग पहचानते थे तो उसे अच्छा नहीं लगता था। वो है माशाल्लाह बहुत कैरियर ओरिएंटेड और अपनी पढ़ाई में बहुत ज़बरदस्त थी, और अब माशाल्लाह अपने कैरियर में बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। तो उसको तो कभी शौक़ नहीं हुआ, उसने तो शुरू से कह दिया था कि मुझे नहीं करना। उसको बल्कि शोएब मंसूर साहब ने ऑफ़र किया था एक ड्रामा, तो उस वक्त वो अपना MBA कर रहे थे। फिर तो टैलेंटेड होंगी तभी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मगर वो क्योंकि उस वक्त अपना MBA कर रही थी और टॉप कर रही थी, उसने कहा कि मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती अपने एजुकेशन में, तो इसलिए उसने मना कर दिया था, नहीं किया था उसने। तो छोटी बेटी जो है तानिया, उसने बचपन में किया था, मगर फिर इन लोगों को ये हुआ कि अपनी पढ़ाइयाँ, फिर उसके बाद अपने कैरियर, शादियाँ, बच्चे, तो कभी मौका ही नहीं मिला कि वो करती। तानिया में बहुत ज़्यादा टैलेंट भी है, इतनी छोटी उम्र में उसको अवार्ड भी मिला। इसके अलावा उसने क्लासिकल डांस भी सीखा था तहरीमा मिठा से, और वो वैसे भी आर्टिस्ट है, उसने फ़ाइन आर्ट्स भी उसका सब्जेक्ट था। तो माशाल्लाह वो बहुत आर्टिस्टिक है, मगर ये कि अपने अपने कैरियर्स में दोनों बिज़ी हैं। उनको बस कभी वो कहती हैं कि हम में इतनी पेशेंस नहीं है, इसमें टाइम बहुत लगता है, हम इतना टाइम नहीं दे सकते जैसे आप कर लेती हैं, आप में पेशेंस बहुत है, क्योंकि इसमें कोई टाइमिंग्स नहीं होते। सुबह से लेके रात तक आप काम कर रहे हैं और कोई पता नहीं कब फ्री होंगे, क्या होगा। तो इस वजह से उन लोगों का जहन इस तरफ नहीं हुआ। अच्छा, आपसे एक और क्वेश्चन करना था कि आपने प्रोडक्शन भी की, जी, आप अदाकारी भी कर रही हैं, तो आप एक अच्छी, आपने क्या पाया, आपने अच्छा अदाकार अपने आप को पाया या आपने अपनी प्रोडक्शन में आपने? पता नहीं अच्छी अदाकार हूँ कि नहीं, ये तो खैर लोग ही जज कर सकते हैं, मगर जो मेरा अपना मुझे लगता है कि जो मेरा जॉनरा है, जो यानी मुझे जो चीज़ पसंद है वो है एक्टिंग। मतलब प्रोडक्शन मैंने की है, मगर वो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल काम है। प्रोडक्शन जो है एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसको अच्छी तरीके से अदा करना बहुत मुश्किल होता है। हर एक को आप खुश नहीं रख सकते, तो उसमें यही होता है कोई ना कोई आपसे नाराज़ हो रहा है और वो हो रहा है। एक्टिंग में ये कि आप गए, आपने अपना काम किया और आप आ गए, आपकी बस यही जिम्मेदारी है कि आप अच्छी तरह से अपनी जो कैरेक्टर है उसको पोर्ट्रे कर सकें। तो इस वजह से मुझे लगा कि मेरे ख़्याल से मेरे लिए एक्टिंग फील्ड ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत प्रोडक्शन के, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत मुश्किल काम है। लेकिन एक्टिंग में भी आपने एक या शायद 2 फिल्म में आपने काम किया, लेकिन फिल्म की तरफ आप क्यों नहीं गई? देखिए, जो फिल्म ऑफ़र होती है उसमें कर लेती हूँ। मैंने सिर्फ 1-2 में नहीं किया। मैंने पहली मेरी थी तेरी मेरी लव स्टोरी, उसके बाद मैंने परवाज़ जुनून में एक छोटा सा कैरेक्टर किया, उसके बाद शेर दिल में किया, उसके बाद मैंने एक और फिल्म की है जो कि अभी रिलीज़ होनी है, थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार उसका नाम है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हमें बताएं ना, जो भी हो।
फिल्म आपकी आ रही है, जी। कौन कौन है और किसने वो? उसमें बहुत नोन कोई कास्ट ज़्यादा नहीं है, इस्लामाबाद के लोग, इस्लामाबाद में बनी है वो। एक तारिक साहब हैं, उन्होंने बनाई है, और उसके डायरेक्टर फयाज़ हैं। तो वो काफ़ी दिन हो गए वो बने हुए, मगर वो क्योंकि ये कोरोना वगैरह का चक्कर शुरू हो गया तो वो शायद अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। मेरा काम उसमें कंप्लीट हो गया। उसके अलावा एक और यासरा रिजवी की फ़िल्म है सेंटिमेंटल, वो बड़ी मज़े की फ़िल्म है, कॉमेडी है। उसमें पूरा शादी से रिलेटेड है पूरी फ़िल्म, एक शादी दिखाई है उसमें पूरी फ़िल्म में। तो वो बड़ा, उसमें बड़े मज़े के सब कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे, उसमें बहुत बड़ी कास्ट है कराची की सारी। उसके लिए मैं कराची गई थी, वहाँ पे शूट हुई थी। तो वो आधी बनी हुई है, आधी बननी है, वो बस रुकी हुई है। अब देखें जब हालात ठीक होते हैं तो फिर वो कंप्लीट होगी। वो मेरे ख्याल से बहुत मज़े की मूवी होगी। अच्छा लैला, ये कोरोना की वजह से और जो ये इस टाइम लॉकडाउन की सिचुएशन है, इसकी वजह से बहुत से आर्टिस्ट सफ़र कर रहे हैं। तो उस हवाले से जो सीनियर आर्टिस्ट हैं उन लोगों ने कोई इकदाम किए हैं उनके लिए? और साथ साथ में ये बताइएगा कि गवर्नमेंट ने अभी बजट में और पंजाब गवर्नमेंट के बजट में भी एलोकेशंस हुई हैं इस हवाले से, जो आर्टिस्ट रिलीफ फंड है उसके हवाले से बताइएगा कि क्या किया जा रहा है। हम लोग की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है एक्ट, जो कि एक्टर्स के लिए बनाई गई है, और उसमें हम एक्टर्स ही हैं जो उसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में हैं। अच्छा। ये है एक्टर्स कोलैबोरेटिव ट्रस्ट, इसका नाम है, और हम उसमें एक्टर्स के लिए ही काम करते हैं। तो हमने अभी पिछले दिनों अपनी एक कमेटी बनाई थी, और हमने तमाम पूरे मुल्क से ऐसे एक्टर्स का डाटा जमा किया है कि जो कि नीडी हैं, और जो कि जिनको इस वक्त हेल्प की ज़रूरत है, जिनके पास इस वक्त काम नहीं है, घर में बैठे हुए हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और जो कि जिनका सर्वाइवल ही इसके ऊपर है। तो हमने उनका पूरा डाटा इकट्ठा किया है, और हमने वो बल्कि शेयर भी किया है गवर्नमेंट के साथ। पंजाब गवर्नमेंट भी उसके ऊपर काम कर रही है, सिंध गवर्नमेंट भी कर रही है। सिंध गवर्नमेंट ने तो बल्कि इशू भी किए हैं कुछ, उनके पैसे वगैरह उनको दिए गए हैं, फ़ंड्स दिए गए हैं। और यहाँ पे भी अब वो काम शुरू है। गवर्नमेंट ने अभी बजट में अनाउंस किया, जो कि मैं समझती हूँ एक बहुत अच्छा इक़दाम है, और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ गवर्नमेंट के इस स्टेप को कि उन्होंने आर्टिस्टों का सोचा। कोई तो है जिसको ख्याल आया आर्टिस्टों का। हम तो बड़े अरसे से चीख रहे हैं कि आप इसको एक इंडस्ट्री बना दें, इंडस्ट्री का इसको वो दे दें, क्या कहते हैं, दर्जा दे दें, इंडस्ट्री का दर्जा दे दें। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल से उस तरफ जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने क्योंकि उसको इस तरह से एक्सेप्ट कर लिया है कि आर्टिस्टों को भी ज़रूरत हो सकती है पैसों की, तो क्योंकि हम भी तो देखें इस मुल्क के लिए ही काम करते हैं ना, इस मुल्क की आवाम के लिए काम करते हैं। तो हमारा पाकिस्तान की पहचान है, तो हम पाकिस्तान का नाम है एक तरह से, तो हमारे लिए भी सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। और अगर वो सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने अनाउंस तो किया है, अभी उसके ऊपर काम हो रहा है। अभी वो मेरे ख़्याल से जल्द ही फ़ंड्स रिलीज़ होंगे, मगर हम यही चाह रहे थे कि उसका कोई एक प्रॉपर तरीक़ाकार हो, जिससे ये हो कि जो सिर्फ ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये मदद पहुँच सके, जो डिज़र्विंग हैं उन तक ये मदद पहुँच सके। और उसके लिए हम अपनी खिदमत जो है ऑफ़र करने को तैयार हैं। जो एक्ट हमारी कमेटी है, मैं भी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हूँ। तो अगर किसी तरह की भी कोई हेल्प गवर्नमेंट को चाहिए तो मैं आपके पैनल से ये उनको मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ गवर्नमेंट को कि आप एक्ट को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हम एक रजिस्टर्ड बॉडी हैं, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड बॉडी हैं। तो हम उन लोगों की निशानदही कर सकते हैं कि जो वाकई में डिज़र्विंग हैं, तो उसमें हम गवर्नमेंट की हेल्प कर सकते हैं ताकि सही लोगों तक उनके ये फ़ंड्स पहुंच सकें। व्यूवर्स को हम एक और बात भी इसी तरह बताते चलते हैं कि जो लैला ज़ुबैरी हैं ये ख़ुद भी कोरोना का शिकार हुई, और इनकी जो इस दौरान में क्या फीलिंग्स थी, कैसे हुआ ये सब, इन्होंने कैसे रिकवर किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह इनका नेगेटिव आ गया। जी, तो ये तभी आपके साथ बैठी हुई हूँ। हाँ, तो ये सारा जो एक टाइम था, इस एक्सपीरियंस दौरान था, आपने क्या फील किया, और आप क्या होप देंगी उन तमाम मरीजों को जो इस वक्त कोरोना की वबा से मुतासर हैं, कि क्या करना चाहिए उनको और कैसे वो उस चीज़ से निकलें? जी बिल्कुल, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी लोगों को, शायद किसी को इससे फ़ायदा पहुँच जाए। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। देखें, मैंने लड़ के आज कामयाब हो गई हूँ। नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे सिम्टम्स बहुत ज़्यादा नहीं थे। असल में मेरे हस्बैंड को हुआ था, उनको था। हर पर्सन टू पर्सन ये इसकी जो सिम्टम्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। आप ये नहीं पिन पॉइंट कर सकते कि बस एक यही सिम्टम्स हैं जो होंगी। हमारे घर में जितनों को हुआ सबको डिफरेंट सिम्टम्स थे।
तो मेरे हस्बैंड जो थे उनको बुखार था, उनका गला ख़राब था और लेथार्जिक थे, बिल्कुल उठते नहीं थे बिस्तर से। तो इस वजह से मैंने अपना टेस्ट करवाया, क्योंकि ज़ाहिर है मैं उनके साथ थी, तो मुझे था कि डेफ़िनेटली जब घर में है तो मुझे भी होगा। और हालांकि मुझे कोई सिम्टम्स नहीं थे, मगर मैंने जब टेस्ट करवाया तो वो पॉजिटिव आया, और उसके पॉजिटिव आने के बाद मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। मेरे हस्बैंड तो हॉस्पिटल में थे और अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक होकर घर आ गए हैं, मगर ये कि मैं घर में हालांकि अकेली थी, मगर मैंने अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लिया। और मैं 15 दिन बिल्कुल समझें कि ऊपर मेरा कमरा है, ऊपर से नीचे नहीं आई, मैंने इतना अपने आप को आइसोलेट किया। और जो मेरा सर्वेंट था वो मुझे खाना वगैरह लाके वहीं बाहर ही रख देता था और मैं वहाँ से लेके खा लेती थी। मैंने अपने लिए डिस्पोजेबल बर्तन अलग रखे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आप अपने आप को बिल्कुल सब लोगों से आइसोलेट कर ले अगर आपको सिम्टम्स हैं। मुझे तो खैर नहीं थे, मगर हल्के फुल्के थे, इतना ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं था। हल्का सा सर में दर्द, कभी टांगों में थोड़ा सा दर्द और थोड़ी सी थकन सी फील होती थी, बस, और एज सच और कुछ नहीं था। मगर फिर भी मैंने पूरी एहतियात की, क्योंकि हमें एक तो ये कि इस तरह से दूसरों को भी बचाना है कि किसी और को ना हमसे लग जाए। मैंने तो अपने सर्वेंट को भी कह दिया था कि तुम लोग बिल्कुल अंदर मत आना बग़ैर एहतियात के। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है मास्क और हाथ धोना, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप लोग मास्क पहने और हाथ धोते रहें तो पहले या बच जाएं कोरोना से तो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके बाद में आपको एहतियात करनी पड़े। मगर जब हो गया, अगर हो भी जाए तो जवान लोगों को तो कोई मसला नहीं है। मेरी बेटी और दामाद को भी हुआ था, माशाल्लाह वो 10 दिन में बिल्कुल परफेक्ट ठीक हो गए, कोई मसला नहीं हुआ उन्हें, उनके सिम्टम्स भी कोई ख़ास नहीं थे। मगर अगर आपको हो जाए तो उसमें चंद चीज़ें हैं जो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी जो मैंने किया। एक तो मैंने यखनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया। सब ने बताया कि जो चिकन की या मटन की यखनी है वो ज़रूर पीनी चाहिए इम्यूनिटी के लिए। इम्यूनिटी बनानी है, बेसिक काम आपका ये है इसमें कि आपको अपना इम्यून सिस्टम बेहतर करना है। उसके लिए आप ये सब चीज़ें करते हैं कि आप जैसे कलौंजी है वो मैंने ली, मैंने स्टीम बहुत ज़्यादा ली, स्टीम दिन में 3-4 दफ़ा। फिर मेरी बहन डॉक्टर है, उसने मुझे ये कहा था कि ऑक्सीमीटर ज़रूर अपने पास रखें। ऑक्सीमीटर मैंने ख़रीद लिया था और फिर मैं अपनी ऑक्सीजन देखती रहती थी और वो मॉनिटर करती रहती थी। उसने कहा कि जो ही खुदा ना खास्ता अगर 90 से नीचे जाए तो आप फ़ौरन हॉस्पिटल चले जाएं। सही। तो वो फिर हमने थ्रू आउट मॉनिटर किया मैंने कि ऑक्सीजन नीचे नहीं जानी चाहिए। उसके लिए फिर मैंने बहुत सारी एक्सरसाइजेज़ की ताकि ऑक्सीजन सही रहे। उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ हैं, वो मुझे बताई गई, वो मैंने की। उसमें यह कि बलून आप फुलाएं तो वो भी एक अच्छी एक्सरसाइज़ है। आप स्ट्रॉ लेके और पानी के ग्लास में रखें और उसमें ज़ोर ज़ोर से फूके मारें, वो भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ है। तो और उल्टा लेटना इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर ऑक्सीजन, कि आप ज़रूर जितना हो सके उल्टा लेटें, उससे आपके ऑक्सीजन ठीक रहती है। तो वो मैंने किया, ये सारी चीज़ें मैं करती रही थ्रू आउट। उससे मेरी माशाल्लाह ऑक्सीजन बिल्कुल जी ये एक अदाकारा से ज़्यादा एक डॉक्टर के तौर पे देखिए वो पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया ना, इसलिए मैं बता सकती हूँ। और ये सब चीज़ें मैंने की। फिर उसके अलावा मैंने उसमें जिंक लेना बहुत ज़रूरी है, सरबैक्स जी थी वो मैं लेती रही, विटामिन डी और विटामिन ए ली, फ्रूट मैंने बहुत ज़्यादा लिए, हाई प्रोटीन डाइट ली। कार्ब्स को अवॉइड किया, कार्ब्स को अवॉइड करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन और वेजिटेबल और फ्रूट लें। आम आजकल बहुत अच्छा है, आम में होता है विटामिन ए भी होता है, डी भी होता है, आम और कैल्शियम भी है, आम ज़रूर खाएं। तो जो भी सीज़नल फ्रूट्स हैं वो ज़रूर खाने चाहिए और जितनी भी सीज़नल सब्ज़ियां हैं वो ज़रूर खानी चाहिए। तो ये सब कुछ मैंने किया और अल्लाह का शुक्र है गर्म पानी पीती थी, गार्गल्स करती थी। तो इन सब चीज़ों ने मुझे इतना हेल्प किया कि माशाल्लाह अब मैंने एंटीबॉडीज़ अपना कराया है, मेरा माशाल्लाह अच्छी एंटीबॉडीज़ बन गई हैं। और वो यही वजह है कि मैंने इतनी ज़्यादा केयर की अपनी, और धूप में बैठती थी जाके, थोड़ी सी वॉक भी कर लेती थी। और धूप बहुत अच्छी होती है, सुबह की धूप जो होती है उसमें जाके मैं, हालांकि गर्मी थी बहुत ज़्यादा, मगर ये कि वो बेस्ट तरीका है विटामिन ए एंड डी लेने का, तो उसमें बैठी। तो ये सारी चीज़ें मैंने की और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी एनर्जी बिल्कुल वापस आ गई है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखें मैं आपके सामने हूँ, तो कोरोना से इसलिए डरना नहीं चाहिए। और अगर आप ये सारे एहतियाती तदाबीर करें तो आपको होगा ही नहीं। और अगर, क्योंकि मेरी बहन ये कह रही थी कि अगर 100% लोग मास्क पहने तो ये फैलेगा ही नहीं।
आपको पता है दुबई में ख़त्म तकरीबन हो गया है, वो इसी तरह ख़त्म हुआ है कि उन्होंने इतने हैवी फाइन्स रख दिए थे मास्क ना पहनने पे कि लोगों को उन्होंने आदत डाल दी मास्क की। अब जो भी बाहर निकलता है वो मास्क पहन के निकलता है, उसकी वजह से ये हुआ कि वो फैलता नहीं है अगर मास्क पहने हो। तो हमारी जो कौम है, मैं उसको यही एजुकेट करना चाहती हूँ कि प्लीज़, चाहे आपको कोरोना हुआ है या नहीं हुआ, मास्क आप ज़रूर पहने जब आप घर से बाहर निकलें, ख़ास तौर से जब पब्लिक प्लेस में जाते हैं, और हाथ अपने ज़्यादा से ज़्यादा धोएं जितना पॉसिबल हो। तो इससे ये होगा कि अगर आपको खुदा ना खास्ता है भी तो भी फैलेगा नहीं, और अगर नहीं है तो आपको लगेगा नहीं। तो ये एहतियात बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ और मैं भूल गई बताना, दुआएं, अल्लाह से दुआ, क्योंकि मैं आखिर में अल्लाह ही है जो शिफा देने वाला है। मेरे हस्बैंड की इतनी तबीयत ख़राब थी, मैंने सिर्फ अल्लाह से मांगा, पॉजिटिविटी वहीं से मिलती है। और दूसरे पॉजिटिव रहना। ये आपने बड़ी अच्छी बात मुझे याद दिला दी कि इस सारे प्रोसेस में आपको पॉजिटिव रहना है, आपको डिप्रेस नहीं होना, उससे भी आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, बहुत लो हो जाती है। नींद पूरी करनी है, 8 घंटे की नींद मस्ट है, सही। क्योंकि ये सारी चीज़ें इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी हैं। अच्छा, एक हमने आपसे और बात करनी है कि अमूमन ये होता है कि शोबिज़ के लोग जो है ना वो इस हवाले पे कम डिस्कस करते हैं, पॉलिटिक्स के हवाले से। तो हमें कुछ थोड़ा सा वो हुआ कि जैसे आप पीटीआई की एक बहुत अच्छी सपोर्टर भी हैं, या पीटीआई के साथ आपका बहुत कुछ अच्छा न्यूज़ भी ऐसी थी कि आपने पीटीआई ज्वाइन की है, ये भी तो बताएं। ये इस हवाले से आप बताएंगे कि क्या आप पीटीआई से आपके साथ आपका तलक है या? जी, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हूँ पीटीआई की, और सारी दुनिया से लड़ती रहती हूँ पीटीआई के लिए, और उसकी सपोर्टर थी, हूँ, रहूँगी। वजह क्या है इसकी? वजह ये है कि देखें, जो लीडर है हमारा इमरान खान, वो एक ऑनेस्ट आदमी है, सिंसियर है मुल्क के साथ, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए, करप्ट नहीं है, उसने कोई अपने लिए जायदादें नहीं बनाई, उसने कोई पैसों की हेर फेर नहीं की, उसने हमें इतना ज़बरदस्त हॉस्पिटल दिया शौकत खानम, उसने एजुकेशन के लिए काम किया। ये 2 बेसिक चीज़ें होती हैं, एक विजनरी लीडर है वो। जी, विजनरी है। ये 2 बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि किसी कौम के लिए ज़रूरी होती हैं, हेल्थ और एजुकेशन। जो बंदा इन 2 चीज़ों पे काम कर रहा है, इसका मतलब है कि वो इस मुल्क के साथ सिंसियर है। मुझे बताएं कि जो बाकी लीडर्स थे उन्होंने हमारे मुल्क के लिए इस सिलसिले में क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। तो जब मैं शुरू में देखा मैंने कि किसको सपोर्ट किया जाए, तो मुझे यही लगा कि बाकी हम किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते, एक इमरान खान ऐसा है जिसको हम ट्रस्ट कर सकते हैं। मगर मसला ये है कि जो अगर लोगों को अभी शिकायतें हैं कि कुछ ठीक नहीं हो रहा, या गवर्नेंस सही नहीं है, या जो भी मसाइल हैं इस वक्त के, बेचारा अनलकी है कि उसके ज़माने में कोरोना भी आ गया तो बेचारा अपनी सी तो पूरी सिस्टम पिछले 30-40 साल से वो यही बात है कि देखिए पिछले 70 साल से आप देख लें, पिछले 30-40 साल कोई ले लें आप, तो जो इतनी ख़राबी आ चुकी है उसको ठीक होने में भी तो बहुत टाइम लगेगा ना। कोई उसके पास जादू की छड़ी नहीं है कि उसने हिलाई और सब कुछ ठीक हो गया। लोग तो ये चाहते हैं कि बस फ़ौरन सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है। हर चीज़ अपने टाइम से सही होती है अगर कोशिश की जाए। वो कोशिश पूरी कर रहा है बेचारा। उसमें आवाम का भी बहुत ज़्यादा हाथ है, क्योंकि आवाम जब तक उसके साथ नहीं खड़ी होगी, उसको सपोर्ट नहीं करेगी, उसके साथ कोऑपरेट नहीं करेगी, वो कुछ नहीं कर सकता। अकेला आदमी क्या कर सकता है जब तक सब मिल के ना करें। ये तो सबको मिल के करना है, हमारी भी अपनी भी जिम्मेदारियां हैं। हम अगर समझें कि इमरान खान हमारे घर आके ये काम कर देगा तो वो नहीं करेगा, हमें खुद करना है। अगर हमें आप ये समझते हैं कि इस वक्त अगर कोई होप है तो वो इमरान खान, ओनली होप बिल्कुल, इंशाल्लाह वही करेगा ठीक इस मुल्क को। मुझे पूरी अच्छा उम्मीद लैला, है। मेरा आपसे अब एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप जिस दौर में थी, आपकी जहाँ अदाकारी से लोगों ने आपको पसंद किया, वहाँ आपकी खूबसूरती को भी बहुत पसंद किया गया, जबकि आजकल की जो एक्ट्रेसेस हैं वो लेज़र ट्रीटमेंट और डिफरेंट ट्रीटमेंट्स कराती हैं अपनी खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए। तो आपके दौर में आप लोगों ने क्या किया, कैसे इसको मेंटेन रखा? उसमें ये है ना, एक और इसी तरह की बात को ऐड करता हूँ कि आपने बताया कि आपने परी से रोल किया और आप रूह तक गए, आपने गेस्ट हाउस में रूह का रोल अदा किया, तो आपके रोल आपकी खूबसूरती की वजह से आपको ऐसे रोल दिए जाते थे कि जो ज़रा हट गए। तो ये बताइएगा व्यूअर्स को कि ये कैसे आपने किया मेंटेन इसको? देखिए, उस ज़माने में तो आपको पता है ना, ऐसे मेकअप होते थे ना, कोई ऐसी लाइटिंग होती थी। हम लोग बड़े सिंपल से मेकअप हमारे होते थे। अब तो इतने ज़्यादा ऐसे मेकअप होते हैं कि आप अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप ऐसे देखें तो आप पहचान ना सकें, और मेकअप के बाद बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। मगर उस ज़माने में तो जैसे सब होते थे वैसे ही नज़र आते थे। तो ये है कि बस मेंटेन क्या करना, बस अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह की मेहरबानी है, जो कुछ है अल्लाह की देन है। मगर ये कि बहरहाल थोड़ा बहुत तो ज़ाहिर करना पड़ता है ख्याल।
और वो ख्याल इसी तरह किया कि आप अपने हेल्दी डाइट रखें, पानी बहुत ज़्यादा पिएं, अच्छी प्रोडक्ट्स यूज़ करें फेस के लिए, क्लेंजिंग अच्छी सी करें। आप यकीन करें मैं कभी फेशियल नहीं कराती, मैं कोई महंगी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करती, सिर्फ आम कोल्ड क्रीम इस्तेमाल करती हूँ। सही, बिल्कुल, और कुछ मैं नहीं इस्तेमाल तो करती। अपने सीक्रेट बता दिया अपने आपने सीक्रेट आज। बता दिया मैंने आपको। और मैं कोशिश करती हूँ कि जो देसी चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करूँ, जैसे अपने घर के बनाए हुए मास्क हैं वो इस्तेमाल करूँ, अंडे का, हनी और ये इस तरह की चीज़ें, बालों में भी प्याज का पानी लगा लिया, इस तरह की चीज़ें जो आपके किचन में से आपको इतनी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो मैंने शायद यही वजह है कि क्योंकि अभी तक मेरी स्किन बेहतर है, क्योंकि मैंने कभी इन चीज़ों की तरफ मैं नहीं गई, मैंने कोई इस तरह की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं की जो कि बहुत एडवर्टाइज़ करती हैं कि आपकी जी से रिंकल्स ख़त्म हो जाएंगी और आपकी स्किन यूँ हो जाएगी और वो हो जाएगी। मैं बिल्कुल वो चीज़ें नहीं इस्तेमाल करती और मैं बिल्कुल सिंपल वाली चीज़ें यूज़ करती हूँ और बस ये केयर करती हूँ। ज़ाहिर यही केयर हो सकती है कि आप क्लेंजिंग अच्छी सी करें, रात को मेकअप में ना सोएं, मेकअप उतार के, क्योंकि हम लोग के तो इतने मेकअप्स होते हैं ना शूट्स की वजह से, तो रात को क्लेंजिंग अच्छी सी करें, फिर अपने उसको मॉइस्चराइज रखें, स्किन को अपनी ड्राई ना होने दें। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। और डाइट से भी फ़र्क पड़ता है कि आप हेल्दी डाइट नॉट अच्छी या हेल्दी, अच्छी सोच, अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो आपके अंदर हो रहा होता है वो आपके फेस पे रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे तो आपका चेहरा भी आपको ग्लो करता हुआ पॉजिटिव नजर अंदर से आएगा। आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत एक इंपॉर्टेंट हम बात इनसे ये भी कर लेते हैं कि क्योंकि हम जिस अदारे से हैं, हमारे साथ पीटीवी है, पीटीवी के ड्रामास बहुत हिट जा रहे थे, लेकिन कुछ अरसे से पीटीवी की प्रोडक्शन उस तरह से नहीं हो रही जो पुराने ड्रामे बनते जी। थे। तो क्या आप ये सजेस्ट नहीं करेंगे कि पीटीवी अगर उसी तरह के ड्रामे दोबारा बनाना शुरू कर दे तो शायद फिर दोबारा अमजद सलाम अमजद, असर नदीम सैयद, मुस्तनसर सैंतारड़ वो उसी तरह दोबारा लिखना शुरू कर दें और पाकिस्तानी व्यूअर्स को अच्छे ड्रामे देखने को मिलेंगे? जी बिल्कुल, मेरी बल्कि मीटिंग्स भी हुई हैं पीटीवी के जो सीनियर लोग हैं उनके साथ, और मैंने उनसे यही कहा कि हमें चाहिए कि हम ड्रामे इस तरह के करें और रीजनल प्रोग्राम्स करें और क्विज़ प्रोग्राम्स करें और बच्चों के लिए प्रोग्राम्स करें, जो कि अब मुझे बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है कि हमारे यंगस्टर्स के लिए कुछ नहीं हो रहा। जो शोज़ भी होते हैं इस तरह के, उसमें जी खेल कूद ज़्यादा हो रहा होता है और कोई एक चीज़ जो है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वो अब देखें कि हमारा एक सोसाइटी का अलमिया कह लें आप कि अब मुस्तनसर सैंतारड़ एक अच्छा राइटर है और आप एक निजी टीवी चैनल पे बिठा के शादी वाले प्रोग्राम में बिठाया हुआ है कि वो शादियां करवा रहे हैं, तो मतलब आप उनको सही यूज़ नहीं कर रहे, आप एसेट है आपके पास मौजूद हैं जो जिंदा लोग हैं, कम से कम उनकी कदर करें। बिल्कुल, हमारे यहाँ असल में बस वही वाली बात आ गई, रेटिंग वाली बात आ गई है कि वो बिल्कुल इसीलिए हुआ है कि जो नौजवान राइटर्स हैं उनको ज़्यादा तवज्जो मिल रही है क्योंकि वो चीज़ लिख रहे हैं जो जिससे रेटिंग ज़्यादा आती है। जो उनको लगता है कि ये जो सीनियर लोग हैं इनके ड्रामे अगर हम चलाएंगे तो शायद रेटिंग नहीं आएगी, क्योंकि वो ज़ाहिर उसमें अदबी किस्म का कंटेंट होगा, वो उस तरह का कंटेंट नहीं होगा। तो मगर ये कि पीटीवी वालों को चाहिए वाकई में कि उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं, इतने स्टूडियोज़ हैं, वो अच्छे ड्रामे करें। मगर मसला पता है क्या हो गया है? मसला ये हो गया कि उनके बजट्स इतने ज़्यादा नहीं हैं पीटीवी के पास इस वक्त जो है उनके। मेरी जब उनसे मीटिंग हुई तो उन्होंने मुझे यही बताया कि इस वक्त जो है बजट्स का बहुत बड़ा इशू है, पीटीवी के पास इतने बजट्स नहीं हैं और जो प्राइवेट सेक्टर आने की वजह से लोगों के जो स्टैंडर्ड्स हैं बहुत हाई हो गए हैं, वो बहुत ज़्यादा। अब नेचुरली एक एक्टर है उसको बाहर डबल पैसे मिल रहे हैं तो आधे पैसों पे पीटीवी पे काम क्यों करेगा? अब तो ये मसला हो गया ना, ज़माना बहुत मटेरियलिस्टिक हो गया है। तो अब लोग यही देखते हैं कि जहाँ ज़्यादा अच्छे पैसे होंगे वहीं काम करेंगे, तो इसलिए ये भी प्रॉब्लम है। दूसरे ये है कि ज़ाहिर पीटीवी उस रेस में थोड़ा सा पीछे रह गया, क्योंकि हालांकि जो आज ड्रामा है वो पीटीवी की वजह से ही है, जो सारे अच्छे एक्टर्स हैं वो सब पीटीवी की वजह से हैं। तो अल्लाह करे कि वो दौर वापस आए, मेरी तो दुआ है और मेरी रिक्वेस्ट भी है पीटीवी से कि इस तरह के ड्रामे दोबारा से शुरू किए जाएं ताकि लोगों में वो शऊर पैदा हो उन ड्रामों को देखने का, उस तरह के ड्रामों को देखने का। थैंक यू लैला, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आज मुलाकात करके। आपके बारे में सुना था कि आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं और आपको ऐसा ही पाया। शहजाद, आप बताएंगे व्यूअर्स को आपको कैसा लगा लैला ज़ुबैरी से मिलकर? मुझे आज इनसे मुलाकात करके एक चीज़ तो पता चल गई कि अल्लाह ताला जब किसी को इज़्ज़त देता है तो उसमें कोई ना कोई ऐसी खूबी ज़रूर होती है कि जिसकी वजह से वो इस मुकाम तक पहुँचते हैं। तो हमने जो लैला ज़ुबैरी को पाया वो एक इंतहाई सॉफ्ट, इंतहाई आजिज़ और इंतहाई मोहब्बत करने वाली एक खातून को तौर पे पाया,
और एक ऐसी उनकी लाइफ के बारे में हमें पता चला कि वो एक अच्छी हाउसवाइफ हैं, वो एक अच्छी फ्रेंड हैं, वो एक अच्छी इंसान हैं, और सबसे बड़ी ये है कि वो एक दर्द दिल रखने वाली एक खातून हैं। और डेफिनेटली ये सब खूबियाँ जब किसी में जमा होती हैं तो वो लैला ज़ुबैरी हम कह सकते हैं कि लैला ज़ुबैरी हैं। और हमें बहुत खुशी हुई आपसे मिलके और इस जी, प्रोग्राम में मुझे भी आपने बहुत टाइम खुशी हुई, बहुत मज़ा आया। टाइम ऐसे गुजर गया कि पता ही नहीं चला। बहुत अच्छा आप लोगों ने कंडक्ट किया इंटरव्यू, और मुझे इतना आप लोगों ने बोलने का मौका दिया, इतनी मेरी बातें सुनी। आपको सुना हमें बहुत अच्छा लगा। आई होप कि हमारे व्यूअर्स को भी अच्छा लगेगा। व्यूअर्स, इस वक्त प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।